नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दिलचस्प दिन की जब बाजार गिरकर बंद जरूर हुआ, लेकिन टाटा ग्रुप के शेयरों में मचे हड़कंप के बीच बैंकिंग और मेटल शेयरों ने पूरे बाजार को संभालने की जबरदस्त कोशिश की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एन चंद्रशेखरन को लेकर आई खबर का टाटा ग्रुप पर असर, पीआई इंडस्ट्रीज में आई भारी गिरावट, रशिया को भारत से गैसोलीन सप्लाई की अनोखी कहानी, जुलाई की महंगाई के ताज़ा आंकड़े और साथ ही ढेर सारी कंपनियों के तिमाही नतीजे भी विस्तार से समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आज के बाजार की हर बड़ी हलचल को आसान भाषा में समझ सके तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का बाजार लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 188 अंक गिरकर 77,967 और निफ्टी 36 अंक फिसलकर 24,436 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,400 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। ये छोटा सा फर्क ट्रेडर्स के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये दिखाता है कि गिरावट के बावजूद बाजार में पूरी तरह कमजोरी नहीं आई। बाजार को सबसे बड़ा सहारा बैंकिंग शेयरों से मिला। निफ्टी बैंक 440 अंक चढ़कर 57,886 पर बंद हुआ और दिन के ऊपरी स्तर के करीब रहा, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट काफी कम हुई। मिड कैप इंडेक्स भी 180 अंक गिरकर 64,024 पर बंद हुआ, लेकिन बड़े इंडेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा। वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:4 रहा, यानी बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले गिरने वाले शेयर ज्यादा रहे। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर की, यानी टाटा ग्रुप के शेयरों में आई गिरावट। आज टाटा ग्रुप के शेयरों पर खास दबाव देखने को मिला। एन चंद्रशेखरन के मौजूदा कार्यकाल के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं चाहने की खबर से टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों में बिकवाली रही। निवेशकों की चिंता सिर्फ चेयरमैन बदलने तक सीमित नहीं रही, बल्कि बाजार ये भी देख रहा है कि आगे टाटा ग्रुप की रणनीति और नेतृत्व किस तरह आगे बढ़ता है। इसी वजह से टाटा ग्रुप के कई बड़े शेयर दबाव में रहे। टीसीएस करीब 4.6% टूटकर 2,332 रुपए के आसपास आ गया और निफ्टी के प्रमुख कमजोर शेयरों में रहा। इसके साथ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स करीब 2.8% और इन्फोसिस करीब 2% नीचे रहे, जिससे आईटी और टाटा ग्रुप के शेयरों पर दबाव साफ दिखा। अब बात करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर की, जहां आज तेज गिरावट देखने को मिली। इलाज से जुड़े कुछ चार्ज पर सीमा लगाने यानी चार्ज कैपिंग की चर्चा से मैक्स हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 3 से 5% तक टूटे। चार्ज कैपिंग का आसान मतलब है कि अस्पताल कुछ सेवाओं के लिए अपनी मर्जी से कोई भी कीमत नहीं रख पाएंगे और एक तय सीमा के अंदर चार्ज करना पड़ सकता है। निवेशकों को डर है कि इससे अस्पतालों की कमाई पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज की, जो आज के कमजोर शेयरों में सबसे आगे रहा और करीब 9% टूट गया। कमजोर पहली तिमाही नतीजों के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस में चुनौतियों, कमजोर मांग और कीमतों पर दबाव ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। वॉल्यूम 18 लाख शेयरों तक पहुंच गया, जबकि सामान्य वॉल्यूम करीब 2 लाख रहता है, यानी बिकवाली बेहद तेज रही। कमजोर पहली तिमाही नतीजों में मुनाफा 26.5% घटकर 341 करोड़ रुपए हुआ और रेवेन्यू 10% गिरकर 1,999 करोड़ रुपए हुआ, जिससे शेयर में तेज बिकवाली हुई और शेयर करीब 2,475 रुपए के आसपास आ गया। हालांकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 का ग्रोथ गाइडेंस बरकरार रखा है। ब्राजील, मेक्सिको, यूरोप और यूएस में ग्रोथ के मौके के साथ कंपनी 4 से 5 नए मॉलिक्यूल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे आगे बिक्री और ग्रोथ को सहारा मिल सकता है। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े गेनर सेक्टर की, यानी मेटल सेक्टर। दूसरी तरफ नाल्को और हिंडाल्को में करीब 3 से 8% तक की तेजी रही। नाल्को को शेयर करीब 7.8% चढ़कर 418 रुपए के आसपास पहुंचा और बाजार की कमजोरी के बीच सबसे मजबूत गेनर्स में रहा। ब्राजील में नॉर्स्क हाइड्रो द्वारा एल्यूमिना प्रोडक्शन घटाने की खबर से सप्लाई कम होने की उम्मीद बनी, जिससे एल्यूमिना की कीमतों में तेजी की संभावना ने मेटल शेयरों को सहारा दिया। अब बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की, जहां भी खरीदारी मजबूत रही। पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक जैसे शेयरों में करीब 4% तक की तेजी दिखी, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स लगभग 2% चढ़ा। मजबूत एसेट क्वालिटी, आकर्षक वैल्यूएशन और बेहतर क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक को खरीदारी की वजह माना गया। टेलीकॉम शेयरों में भी तेजी आई। भारतीय एयरटेल की ओर से कुछ चुनिंदा प्लान्स में टैरिफ बढ़ाने की खबर के बाद सेक्टर में खरीदारी दिखी और वोडाफोन आइडिया करीब 3% चढ़ा। एयरटेल ने चुनिंदा प्रीपेड प्लान बंद कर उनकी जगह महंगे प्लान पेश किए हैं। 299 रुपए वाला प्लान अब 349 रुपए में मिलेगा, जबकि अलग अलग प्लान में टैरिफ करीब 5 से 16% तक बढ़ा है, जिससे कंपनी के प्रति ग्राहक औसत कमाई यानी ARPU को फायदा मिल सकता है।
MCX का शेयर करीब 3% चढ़ा। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ज्यादा भागीदारी देने का प्रस्ताव है, जिससे MCX पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है और एक्सचेंज की कमाई को फायदा मिल सकता है। बोश और लाइफ इंश्योरेंस में भी करीब 3% की तेजी रही। अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के अहम टेक्निकल लेवल की। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के मुताबिक ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के बावजूद निफ्टी ने 20 डे SMA के पास सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी आई। 20 डे SMA का मतलब पिछले 20 कारोबारी दिनों के औसत भाव से है, जिसे बाजार में अहम सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाता है। टेक्निकल स्तरों पर निफ्टी के लिए 24,300 और सेंसेक्स के लिए 77,500 अहम सपोर्ट जोन है। अगर ये स्तर कायम रहते हैं तो निफ्टी 24,500 से 24,600 और सेंसेक्स 78,500 से 78,800 तक रिकवरी कर सकता है। वहीं अगर निफ्टी 24,300 और सेंसेक्स 77,500 के नीचे फिसलते हैं तो बिकवाली बढ़ सकती है और निफ्टी 24,150 से 24,100 तथा सेंसेक्स 77,000 से 76,800 तक कमजोर हो सकता है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर के मुताबिक भारत और अमेरिका के इन्फ्लेशन यानी महंगाई आंकड़ों से पहले बाजार में सावधानी रही। निवेशकों को चिंता रही कि दोनों देशों के पॉलिसी मेकर्स आगे के फैसले आर्थिक आंकड़ों को देखकर ही लेंगे। बाजार पर क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का भी दबाव रहा और क्रूड फिर $90 प्रति बैरल के स्तर को टेस्ट करता दिखा। भारत तेल आयात करता है, इसलिए महंगा क्रूड इंपोर्ट बिल महंगाई और कंपनियों की लागत बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं जुलाई की महंगाई के आंकड़ों की, जो आज बाजार बंद होने के बाद जारी हुए। जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.45% हो गई, जो जून के 4.38% से ऊपर है और 4.4% के अनुमान के करीब रही, यानी महंगाई में मामूली बढ़ोतरी हुई है। फूड इन्फ्लेशन ज्यादा चिंता की वजह बनी, जो जून के 5.32% से बढ़कर 5.52% हो गई। ये 5.02% के अनुमान से भी काफी ज्यादा रही, जिससे कुल महंगाई पर दबाव बढ़ा। रूरल इन्फ्लेशन जून के 4.74% से बढ़कर 4.84% और अर्बन इन्फ्लेशन 3.93% से बढ़कर 3.96% रही। हाउसिंग इन्फ्लेशन भी 2.12% से बढ़कर 2.22% हो गई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में महंगाई कम भी हुई है। हेल्थ इन्फ्लेशन 1.42% से घटकर 1.34% रही, जबकि पर्सनल केयर और मिसलेनियस गुड्स की महंगाई 16.72% से घटकर 14.77% हो गई। यानी महंगाई की तस्वीर पूरी तरह एक जैसी नहीं है, कुछ क्षेत्रों में राहत भी मिली है। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी और उत्साहजनक रिपोर्ट की। SBI रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ करीब 8% रह सकती है, जबकि RBI ने 7% का अनुमान दिया है। 50 से ज्यादा आर्थिक संकेतकों में करीब 86% में तेजी दिखी है, जिससे अर्थव्यवस्था की मजबूत रफ्तार का संकेत मिलता है। सरकारी खर्च और बैंकिंग सेक्टर भी ग्रोथ को सहारा दे रहे हैं। Q1 में केंद्र का कैपेक्स 23.7% बढ़ा, जबकि कमर्शियल बैंक क्रेडिट ग्रोथ 17.7% रही। मॉनसून में सुधार से भी अर्थव्यवस्था को राहत मिली है और SBI रिसर्च को Q2 में भी मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि रुपए की कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितता पर नजर रखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं भारत के एक्सपोर्ट टारगेट की। भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए करीब 15.8% ग्रोथ चाहिए। पहले 4 महीनों में एक्सपोर्ट करीब 15% बढ़ा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और कमजोर रुपए से एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन और कमोडिटी प्राइसेस में उतार चढ़ाव जोखिम बने हुए हैं। अब बात करते हैं एक बेहद दिलचस्प वैश्विक खबर की, जो सीधे भारत से जुड़ी है। रूस में यूक्रेन के लगातार रिफाइनरी अटैक्स से पेट्रोल की कमी बढ़ गई है। इसी वजह से रूस ने पहली बार इंडिया से करीब 42,000 टन गैसोलीन मंगाई है। पहला कार्गो 5 अगस्त को रूस पहुंचा और आगे भी ऐसी शिपमेंट्स आने की उम्मीद है। ये एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव है, क्योंकि आमतौर पर हम रूस से तेल खरीदने की बात सुनते थे। अब रूस भारत से पेट्रोल मंगा रहा है। रूस में जुलाई के दौरान क्रूड प्रोसेसिंग घटकर करीब 3.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई, जो सामान्य स्तर से करीब 1/3 कम है। इसके चलते रूस ने घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए गैसोलीन और डीजल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई है, जिससे ग्लोबल फ्यूल सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। इंडिया की नायारा एनर्जी रूस को गैसोलीन सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनी बनी है। वाडिनार रिफाइनरी से फ्यूल को टैंकर्स और शिप टू शिप ट्रांसफर्स के जरिए रूस पहुंचाया जा रहा है।
अब बात करते हैं भारत के एथेनॉल प्रोग्राम की। इंडिया का एथेनॉल प्रोग्राम एक बड़े मुकाम पर पहुंच गया है। ESY 2025-26 में कुल एथेनॉल सप्लाई 800 करोड़ लीटर के पार पहुंच गई। हालांकि जुलाई में सप्लाई 93 करोड़ लीटर रही, जो जून के 103 करोड़ लीटर से कम है। जुलाई में ग्रेन बेस्ड एथेनॉल का दबदबा बढ़ा और कुल सप्लाई का करीब 76% यानी 71 करोड़ लीटर अनाज से आया। वहीं शुगरकेन बेस्ड एथेनॉल की हिस्सेदारी घटकर करीब 24% रह गई। अब बात करते हैं दो अहम सरकारी और नियामकी फैसलों की। सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 4 सरकारी कंपनियों में OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। हिंदुस्तान जिंक में करीब 1.5% और हिंदुस्तान कॉपर, मजनगांव डॉक शिप बिल्डर्स तथा IRCTC में करीब 5.5% हिस्सेदारी बिक्री की योजना है। LIC में इसी महीने 6.5% हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने 382 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर बड़ी बिक्री पूरी की थी। सेबी चेयरमैन ने कहा है कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS में किसी तरह की गड़बड़ी या हेरफेर के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उनके मुताबिक CAS की प्रक्रिया और शेयरों का क्लोजिंग प्राइस तय करने वाला प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म पूरी तरह पारदर्शी है। हालांकि सेबी बाजार से मिल रहे फीडबैक का लगातार आकलन कर रहा है। लोकसभा में MMDRA बिल 2026 पास होने की खबर भी बाजार के लिए अहम रही। इसके तहत माइनिंग टैक्स लगाने के राज्यों के अधिकारों पर सीमाएं तय की जाएंगी। राज्यों को माइनिंग और मिनरल से जुड़े टैक्स या सेस लगाने में पहले जैसी पूरी आज़ादी नहीं रहेगी। इससे माइनिंग, मेटल, स्टील और पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए टैक्स स्ट्रक्चर ज्यादा स्पष्ट और स्थिर होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कर्नाटक सरकार के एक बड़े फैसले की। सरकार ने तंबाकू और निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर 1 साल की रोक लगाई है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का ये नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2026 को जारी हुआ और पूरे राज्य में लागू होगा। ये प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 1 साल तक रहेगा। अब बात करते हैं IPO मार्केट की। शिप रॉकेट का IPO 12 अगस्त से खुल गया है और निवेशक 14 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। IPO का अपर प्राइस बैंड 97 रुपए है, जबकि करीब 32 रुपए की GMP से लगभग 129 रुपए की संभावित लिस्टिंग और करीब 33% प्रीमियम का संकेत मिल रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल और जियोजित इक्विटी रिसर्च ने सब्सक्राइब रेटिंग दी है। ब्लैकस्टोन बैक्ड होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स ने कहा है कि 2600 करोड़ रुपए के IPO के बाद उसे नए सिरे से पूंजी जुटाने की जरूरत नहीं होगी। कम कर्ज और पूरी तरह भुगतान किए गए लैंड बैंक के दम पर कंपनी लिस्टिंग के बाद अपने विस्तार और मुनाफे पर फोकस करेगी। अब बात करते हैं आज सबसे मजबूत तिमाही नतीजों की। ग्रासिम के कंसोलिडेटेड Q1 नतीजे मजबूत रहे, जहां मुनाफा 51% बढ़कर 2146 करोड़ रुपए और आय 48,716 करोड़ रुपए हो गई। वहीं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। मुनाफा करीब 4 गुना बढ़कर 222 करोड़ रुपए और आय 43% बढ़कर 2714 करोड़ रुपए हो गई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में टाटा मोटर्स CV का प्रदर्शन मजबूत रहा। मुनाफा 83% बढ़कर 2560 करोड़ रुपए और आय 19.3% बढ़कर 20,667 करोड़ रुपए हुई, जबकि EBITDA 0.86% बढ़कर 2,640 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन भी 11.98% से बढ़कर 15.83% हो गया। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स में भी कंपनी की पकड़ मजबूत हुई और अलग अलग कैटेगरी में 3,400 से ज्यादा ऑर्डर मिले। वहीं इंडोनेशिया ऑर्डर की डिलीवरी शुरू की और HPCL के साथ इस्तेमाल किए गए ऑटोमोटिव ल्यूब्रिकेंट्स की रिसाइकलिंग के लिए साझेदारी की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जून तिमाही नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे। मुनाफा 14.7% बढ़कर 1,580 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 14.4% बढ़कर 5,515 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान क्रमशः 1,493 करोड़ और 5,268 करोड़ था। मजबूत नतीजों के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और शेयर 5,055 के इंट्राडे हाई तक पहुंचा। इससे साफ है कि प्रॉफिट, रेवेन्यू और EBITDA तीनों मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन को बाजार ने सकारात्मक तरीके से लिया। एस्ट्रल का Q1 प्रदर्शन मजबूत रहा। नेट प्रॉफिट 51.8% बढ़कर 120 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 15.9% बढ़कर 1,578 करोड़ रुपए रहा। वहीं मार्क्स एंड फार्मा के Q1 नतीजे मजबूत रहे। मुनाफा करीब 3 गुना बढ़कर शेयर में 11% तक तेजी आई। EBITDA रिकॉर्ड 213 करोड़ रुपए रहा।
पैनामा पेट्रोकेम के Q1 नतीजों में जोरदार उछाल दिखा। मुनाफा 42.62 करोड़ रुपए से बढ़कर 308 करोड़ रुपए हो गया। वहीं किरी इंडस्ट्रीज के नतीजों में भी बड़ा सुधार देखने को मिला। मुनाफा 10.14 करोड़ रुपए से बढ़कर 290.24 करोड़ रुपए हो गया। वेस्ट कोस्ट पेपर के Q1 नतीजे मजबूत रहे। मुनाफा 145% बढ़कर 133.5 करोड़ रुपए हो गया। वहीं मुफिन ग्रीन फाइनेंस का पहली तिमाही का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। मुनाफा करीब 346% बढ़कर 13.82 करोड़ रुपए हो गया। फिनोलेक्स केबल्स में करीब 5% की तेजी रही। Q1 मुनाफे में 59% बढ़ोतरी और रेवेन्यू में 44% ग्रोथ के बाद शेयर में खरीदारी मजबूत हुई। वहीं यूरेका फोर्ब्स का Q1 मुनाफा 47% बढ़कर 57 करोड़ रुपए रहा। अब बात करते हैं कुछ कमजोर नतीजों वाली कंपनियों की। EID पैरी का मुनाफा 42.5% घटकर 141.6 करोड़ रुपए रह गया। वहीं रुचिरा पेपर्स का मुनाफा 68.4% गिरकर सिर्फ 6.14 करोड़ रुपए रह गया। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के नतीजे भी कमजोर रहे। नेट प्रॉफिट 69% गिरकर 33.7 करोड़ रुपए रह गया। वास्कॉन इंजीनियर्स के Q1 नतीजे काफी कमजोर रहे। मुनाफा 91% गिरकर सिर्फ 2.01 करोड़ रुपए रह गया। यानी बिक्री से लेकर ऑपरेशनल कमाई तक हर स्तर पर कमजोरी दिखी। वहीं ज्योति लैब्स का मुनाफा 51% घटा, जिसके बाद शेयर करीब 5% गिरा। सेंको गोल्ड के शेयर 14.5% गिरकर 343 रुपए पर आ गए और ये 3 महीने का निचला स्तर बना। हालांकि रेवेन्यू 67% बढ़कर 3056 करोड़ रुपए रहा, लेकिन कम मार्जिन और सोने की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। ओम इंफ्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। बिक्री 19.2% बढ़कर 123.37 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 11.52% बढ़कर 11.82 करोड़ रुपए रहा। मजबूत नतीजों के बाद शेयर 3% से ज्यादा चढ़ा। स्ट्रिंग मेटावर्स के शेयर ने 12 अगस्त को 5% का अपर सर्किट लगाया। कंपनी ने Q1 वित्त वर्ष 2027 में मजबूत प्रदर्शन किया, जहां रेवेन्यू लगभग दुगना हुआ और PAT 101.80% से ज्यादा उछला। कंपनी का फोकस ब्लॉकचेन और AI पर आधारित ग्रोथ पर है। अब बात करते हैं कुछ अहम कॉर्पोरेट खबरों की। ओला इलेक्ट्रिक को ACC PLI योजना के तहत नई समय सीमा मिली है, जिसे कंपनी 2031 तक 7,240 करोड़ रुपए तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र हो सकती है। वहीं बंसल वायर के बोर्ड ने 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दी है, यानी एक शेयर 5 शेयरों में बदल जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि वोडाफोन आइडिया के रोजमर्रा के कामकाज और मैनेजमेंट में उसका कोई दखल नहीं है। कंपनी का ऑपरेशनल कंट्रोल उसके मैनेजमेंट के पास है और सरकार की हिस्सेदारी को सेबी नियमों के तहत पब्लिक शेयर होल्डिंग माना गया है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो आज का दिन बाजार के लिए मिला जुला लेकिन उतार चढ़ाव से भरा रहा। टाटा ग्रुप के शेयरों में चेयरमैन को लेकर आई अनिश्चितता और PI इंडस्ट्रीज की कमजोरी ने बाजार पर दबाव बनाया, लेकिन बैंकिंग और मेटल शेयरों की मजबूत खरीदारी ने गिरावट को काफी हद तक सीमित रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ है, इसलिए आगे इस स्तर पर बाजार की खास नजर रहेगी। इसके ऊपर टिकाव बना रहा तो रिकवरी की उम्मीद कायम रहेगी, जबकि इसके नीचे कमजोरी बढ़ सकती है। साथ ही जुलाई की बढ़ी हुई महंगाई और क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें भी आगे बाजार के लिए बड़े जोखिम बने रहेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की ये पूरी मार्केट अपडेट पसंद आई होगी।